तो चलिए क्लास, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और टॉपिक हमारा है, वो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। आपको मैंने थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सभी टॉपिक करा दिए, ये मैं लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल सुना होगा आपने, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कराऊंगा, उसमें इकोनॉमिक डिसइकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैं एक ही ग्राफ में एक ही टॉपिक में सब करा देता हूँ आपको कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, डेरिवेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे निकालते हैं। मैं सारी बातें एक में समझा देता हूँ। आपने जितने लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, ये मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आप वहाँ से देखिएगा अगर किसी का छूट गया है तो। और क्लास एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि इंटरलिंक है, तो पूरे कास्ट के स्टार्टिंग से देखना और इसके बाद आपको ये लास्ट तक पहुँचनी है, ठीक है। 2-4 और टॉपिक हैं, उसको हम स्किप कर रहे हैं, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, थ्योरी है, ठीक है। तो हम ये जो मेन टेक्निकल है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बताते हैं। तो अब बेटा जी, अगर लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, अगर हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन का मतलब यही होता है क्लास कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास चाहे वो लेबर है या हमारे पास कैपिटल है, दोनों कोई एक कांस्टेंट नहीं है, बहुत और चेंजेबल है। तो इस लेबर कैपिटल जितना हमने हायर किया, ध्यान समझने जाना बेटा, जब हम लेबर कैपिटल जितना हमने हायर किया, उनकी जो कॉस्ट होगी वो टोटल कॉस्ट होगी। तो हमने टोटल कॉस्ट आपको निकालना सिखा दिया कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है बेटा जी कि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइजेशन देयर ओन प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन देयर ओन प्रॉफिट के लिए बेटा क्या करेगा, अपना वो फैक्ट्री है या इंडस्ट्रीज है उसको क्या करेगा, और स्केल चेंज करेगा, और ज़्यादा हायर करेगा, लेबर कैपिटल सब कुछ हायर करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा कि प्रोडक्शन ज़्यादा, रिटर्न टू स्केल ज़्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर इफिशिएंसी लेबर की, कैपिटल की बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। और आपने पढ़ा कि सेकंड स्टेज में अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो धीरे धीरे क्या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जाके टीपी जो है हाईएस्ट हो जाता है टोटल प्रोडक्शन, और जहाँ पर टीपी हाईएस्ट होता है वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, ठीक है। टीपी जहाँ ही होता है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा जी, जीरो हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है टोटल प्रोडक्शन में, वैसे यहाँ पर टोटल कॉस्ट जब हाईएस्ट हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है। तो हम आप ये पढ़ाना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में तो वो होता है जहाँ पर कॉस्ट कम हो रही होती है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट दोनों, ठीक है। दोनों एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पहले फर्स्ट स्टेज में आपको पढ़ाए थे, अभी दोनों डिक्लाइन हो रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाता है, जितना कॉस्ट लगा रहा उतना ही आउटपुट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने एक लेबर और हायर किया तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ा, तो प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ा, कोई चेंजेबल नहीं आया, सिर्फ हमारा उतनी कॉस्ट, जितने कॉस्ट लगा उतना ही रेवेन्यू आया। तो मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू कांस्टेंट, कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाती है, रिटर्न भी कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद कहता है कि अगर और स्केल बढ़ाता है और पैमाना बढ़ाता है तो क्या होती है कि एक समय ऐसा आता है कि मार्केट में लेबर की डिमांड्स बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है, एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो उससे कॉस्ट क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इन सब का बढ़ना शुरू हो जाता है बेटा जी, तो जब भी कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, उस केस में जो रिटर्न्स होता है प्रोड्यूसर का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेरी गुड, कम हो जाता है। तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कम होने का मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दोनों बढ़ जाती हैं। टोटल कॉस्ट वहाँ पर एक समय जाता फॉलिंग, मतलब बढ़ती जाती है, ठीक है। रेवेन्यू, उसका टोटल रेवेन्यू फॉल हो, तो गैप जो है प्रॉफिट का कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें अगर मैं एक ग्राफ में समझा दें कि पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रहा था तो लेबर कैपिटल लगाया, और प्रोडक्शन किया तो लॉन्ग रन कैसे बनता है क्लास, शॉर्ट रन से ही तो लॉन्ग रन बनता है। भाई आज मेरे पास 10 लेबर हैं, एक मशीन है और 100 क्विंटल का टर्नओवर हो रहा है। साल बाद, 2 साल बाद हमारे पास 200 लेबर हो गई
200 क्विंटल का प्रोडक्शन हो गया तो क्या हुआ, लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन तो कभी आता ही नहीं है यार। कई शॉर्ट रन को, छोटे छोटे पीरियड को जोड़ देंगे तो बोलेंगे लॉन्ग रन से काम कर रहे हैं। भैया आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो मैं शॉर्ट रन में हूँ ना, अभी करंट में हूँ ना। लेकिन अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए कि भाई मुझे 10 साल हो गया पढ़ाते DU में, तो लास्ट 10 ईयर का देखा जाए तो हमारा लॉन्ग टर्म बोला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी में जोड़ा जाता है। तो इसी तरह से अगर प्रोड्यूसर की कंटिन्यूटी को ले लिया जाए तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से बनेगा। मेरी बात सुनिए, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट लेगा, डिमिनिशिंग रहेगा, मतलब उसका कॉस्ट डिमिनिशिंग होगा, रिटर्न इंक्रीजिंग होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर स्टिगनेस आ जाता है, हो सकता है कि लॉन्ग रन में उसको कम हो जाए। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है क्लास। तो इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को पढ़ने के लिए आपको 4-5 चीज़ें जानना जरूरी है कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन कैसा होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज क्या होती है, ठीक है, और रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है, ये सब आपको जानना ज़रूरी था। तो इतना करता हूँ कि इतना आपको समझा दिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ क्लास। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एग्जाम में बड़ा होच पोच कर देते हैं। होच पोच समझते हैं, मतलब अरे मतलब इधर का उधर हो गया, 3 बार आप मिटाते रहते हैं, रब करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, तो आप कैसे काम करेंगे ये समझाता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास 3 अलग अलग कलर के हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा बड़ा बढ़ाता हूँ क्योंकि इसी में मैं लिख दूंगा सारा कुछ है। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, आप मेरे साथ बनाना चाहें तो बना लीजिए। देखो हमने यहाँ पर कॉस्ट ले लिया बेटा जी, ठीक है, ले लिया। यहाँ पर हमने क्या लिया, प्रोडक्शन ले लिया, PRODUCTION, ठीक है, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर लेबर कैपिटल दोनों है बेटा से, लेबर और कैपिटल्स दोनों हैं, पूरी कॉस्ट है, समझ रहे होंगे आप। आप सबसे पहले कीजिए LAC, एक बड़ा सा LAC खींच दीजिए। तो आप क्या कीजिए, एक ऐसे LAC खींच दीजिए, खींचिए बड़ा सा, ओके, क्लियर हुआ। अब मैं बोलता हूँ बेटा जी कि एक प्रोड्यूसर है, शॉर्ट नहीं खींच रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये लॉन्ग रन कहता कैसे बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट रन खींचिए। क्या खींचिएगा आप, शॉर्ट रन। लेकिन याद रखना आपको SAC1, इसका मतलब होता है कि भाई 2001 की बात, चलो मान लें 2001 में उसका प्रोडक्शन इतना था, मान चलो थोड़ी देर उसका प्रोडक्शन इतना है। तो इसका मतलब बेटा देखो, हम अलग अलग पॉइंट बताते हैं आपको। यहाँ पर गए तो यहाँ पर हो सकता है A लिख दिया आपने, इसका मतलब यहाँ पर है कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन A पॉइंट पे, अगर मान लो कि A पॉइंट पे यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कोई टेस्ट नहीं कर रहा है बेटा जी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कभी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम पॉइंट पे नहीं काटना है आपको, जब इक्विलिब्रियम होगा तभी काटेंगे। आपको ग्राफ में ऐसा बनाना है, ठीक है। तो यानी कि इतना स्केल है, इतना प्रोडक्शन है, मान लो शॉर्ट रन है, वो अपना स्केल और बढ़ाता है और प्रोडक्शन। देखो हम यहाँ पर सिर्फ एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं ले रहे, इसी में अभी आपको मार्जिनल कॉस्ट ही बता देंगे। दूसरा है, फिर कहता है कि थोड़ा और पैमाना चेंज कर देता है, तो ये SAC2 कर दीजिए, स्केल चेंज हो गया थोड़ा सा। लेकिन याद रखना इसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं जाना आपको इसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं जाना है आपको, मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है। तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन 2 क्या हो गया। तीसरा लेते हैं SAC, तो ये मिनिमम यहाँ पर हो रहा है, मिनिमम यहाँ नहीं जाना है, आप Q3 कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, स्केल चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। हालांकि हमें इसको पहले बाद में बनाना चाहिए था, क्योंकि हम इसमें टच कराते हुए ले जाते, लेकिन मैं पहले अच्छा सा ग्राफ बने इस करके पहले आप LAC ऐसे बना लेना। फिर दूसरा बनाना है आप SAC, तो ये मिनिमम पॉइंट पर काट दिया। तो कहते हैं कि भैया जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल हो गई है, वह एक ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल द मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इस पॉइंट पे कहने का मतलब है कि वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो रहा है, और इस पर क्या होगा,
नो प्रॉफिट नो लॉस, उसका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको बताऊंगा आपके कैसे होता है। तो ये क्यू ऑप्टिमम पॉइंट बन गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया क्यू। इसके बाद देखेंगे एस मिनिमम बेटा ये यहाँ हो रहा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर काट दिया। हमने एस और ले लिया। मेरा ग्राफ शायद कुछ अच्छा बन रहा होगा, आपका अच्छा बन जाए तो अच्छा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने माना Q4 Q5 Q6 जो भी मानना है मान लीजिए बेटा जी। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स देना चाहे तो आप दे सकते हैं। SSE1 SSE2 SSE3 4 5 6 7। ठीक है, अलग अलग SSE नाम दे दिया। तो समझ गया। अब बेटा जी आपको ये बताना है, ध्यान समझना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर इस स्टेज को क्या बोलेंगे आप, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे जहाँ तक ये गिर रहा है, जहाँ तक ये गिर रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्या होगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट। और क्या बोलेंगे आप इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग कॉस्ट। और जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है, उसे बोलेंगे इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज मतलब मितव्ययिता है, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में मितव्ययिता और मितव्ययिता, मतलब यहाँ पर उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब समझिए रहे हैं। ठीक है, मतलब मतलब इसमें क्या है कि इसको स्किल बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उसकी। ठीक है, तो लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब होता है कि उसको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इस केस को क्या बोलेंगे, जब एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे लोग मार्केट में इंडस्ट्री में आ जाते हैं, क्लास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इस केस में क्या होता है, फिर इस केस को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट। और क्या बोलेंगे बेटा जी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और क्या बोलोगे आप इसको, इसी को बोलेंगे आप डिसइकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को ही बोलते हैं क्या बेटा, आपके बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर पे जाइए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी को समझा देना। कई बार आपके बुक में लिखा होगा ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ नीचे रहेगा, तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमीज और यहाँ पर डिसइकोनॉमीज। वाई डिसइकोनॉमीज अराइज, बिकॉज आफ्टर सम टाइम लेबर कैपिटल की डिमांड बढ़ती जाती है, लेबर कैपिटल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन में एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फॉल होना जाता है, टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, समझ गए ना। और इसके पहले क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्ट जो भी है, कॉस्ट भी कांस्टेंट है और रिटर्न भी कांस्टेंट है। तो ये ऑप्टिमम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है बेटा जी, तो ये तो था आपका भाई, मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश किया हूँ। तो ये आपका था बेटा जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इन सारे अलग अलग पैमानों पे मिला देंगे तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनेगा। अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या है, जहाँ पर काट रहा है बेटा जी, ठीक है, तो अब मैं आपको इसी में कैसे बताऊं आपको कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा बेटा जी, कोई बता सकता है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा। तो भैया मार्जिनल कॉस्ट अगर शॉर्ट रन ये है, ठीक है, लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा, ये बनेगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनेगा ना, क्योंकि भाई एक टाइम के बाद ये ऊपर आता है। और जहाँ पर एलएसी मिनिमम होता है, जहाँ पर एलएसी मिनिमम होता है वहीं पर तो एमसी काटता है, तो आप ये ऐसे बना दीजिए एमसी काटता है। अच्छा अब बोलना सर यहाँ पर इसका मतलब इस पॉइंट पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो रहे हैं, जहाँ पर दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम पॉइंट है। अच्छा अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बना दिया आपने। अच्छा एक काम कीजिए, आप यहाँ से भी एक बार ऐसे खींच दीजिए एस एम सी,
एक बार यहाँ से सम खींच दीजिए आप, एक बार आपने यहाँ से सम खींच दीजिए। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना भाई। हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसी पॉइंट पर है जहाँ पर बहुत सारे एसम्पशंस को मिला देंगे। अब हमने क्या किया, बहुत सारे एसम्पशंस को मिला दिया, बहुत सारे एसम्पशंस को मिला दिया, तो हमारा हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, इसमें बड़ा होच पोच नहीं करना है क्लास आपको। ठीक है, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एसएससी अब सबसे कैसे बनता है, ग्राफिकल है कि सिंपल। यहाँ पर आपको ये बताना चाहता था बेटा जी कि कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, मतलब सिंपल है कि उसको समझाना है एग्जाम में। तो समझाने के लिए आपको शॉर्टकट में लिख देना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। फाइनली लिख देना कि इधर एम पॉइंट पर, ई पॉइंट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये पॉइंट जहाँ पर इक्वल होगा वह ऑप्टिमम पॉइंट होगा प्रोड्यूसर के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले इकोनॉमीज़ है, इसके पहले डिसइकोनॉमीज़ है, इसके बाद वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसका रेवेन्यू जो है कम हो जाएगा, और इसके पहले अब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। यह ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसके बाद इसके पहले किसी मिड पॉइंट पर रहेगा, ये उसका ऑप्टिमम पॉइंट रहेगा। ठीक है, सो होप की क्लास के एक ही टॉपिक में मैंने आपको क्या ही चीज़ें करा दिया, इकोनॉमीज़, डिसइकोनॉमीज़ एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पूछा जाता है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, डेरिवेशन तो आप कैसे करेंगे, तो ये दोनों का डेरिवेशन है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेशन, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेशन। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज एक्सप्लेन कैसे करना है वो सारी चीज़ें बता देना, ये लॉन्ग रन से रिलेटेड है। ठीक है, तो भाई मैं क्या समझूँ, मेरा टैगलाइन कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और ये उम्मीद आपसे मुझे है कि आप मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, और मैं अपनी उम्मीद पर करता हूँ कि मेरी उम्मीद पूरी हो रही है। ठीक है, चलो क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, नोट डाउन।